तीन गरीब बेटियों का ब्यूटी पार्लर। एक छोटे से गांव में दो गरीब बूढ़े माता पिता की तीन बेटियां उनके साथ रहती थीं। वो तीनों ही बहुत समझदार थीं और इन तीनों को मेकअप करने का बहुत शौक था। अरे बबीता, जरा देख तो सही, मैंने ये वाला मेकअप मंगवाया है, अच्छा है ना? अरे मेकअप तो अच्छा है, लेकिन अभी खर्चा करने की क्या जरूरत है? तुम जानती हो ना, अभी हमें पिताजी का इलाज करवाना है और उसके लिए हमारे पास पूरे पैसे भी नहीं हैं। तुम सही कह रही हो, लेकिन कमाया भी तो तभी जाएगा जब हमारे पास मेकअप का सारा सामान होगा। कुछ कुछ सामान खत्म होता जा रहा है। और आपने मुझे बेवजह ही डांट दिया। मेरी प्यारी बहना, तुम्हें नाराज होने की जरूरत नहीं है, तुम सब कुछ तो जानती ही हो। अभी के लिए एक एक रुपया भी बहुत जरूरी है। बबीता इतना कही रही होती है कि तभी उनके फोन पर किसी की कॉल आती है। अरे चाची जी, आप कहिए, किस काम से फोन किया आज आपने? अरे बबीता, दरअसल बात ये है कि मुझे मेरे भैया की शादी में जाना है और मैं गर्भवती हूँ, इसलिए तुम्हारे पास नहीं आ सकती। क्या तुम मेरे घर आकर मेरा मेकअप कर दोगी? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे चाची जी, आप बस अभी रुकिए, मैं आती हूँ 5 मिनट में। तभी शकुंतला फोन छीन लेती है और विमला से कहती है, मेरी बेटियां किसी के घर जाकर मेकअप नहीं करेंगी, समझी तुम? और अब दोबारा कॉल मत करना। माँ, ये आपने क्या किया? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखो, गांव में हमारी कुछ इज्जत है, तुम तीनों क्यों नहीं समझती हो मेरी बात को? लेकिन माँ, हमारे काम में बुराई ही क्या है जो आप हमेशा हमें हमारे काम के लिए ताने देती रहती हो? हम कितनी मेहनत से काम करते हैं। जरा सोचो, अगर हम कमाएंगे नहीं तो पिताजी का इलाज पूरा कैसे होगा? अरे मैं हूँ अभी उन्हें देखने के लिए, लेकिन बिटिया तुम मेरी बात नहीं समझती हो। आजकल का जमाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे तुम तीनों पर बहुत भरोसा है, लेकिन जमाने पर नहीं। क्या पता किस घर में शैतान बैठा हो और तुम्हारी जिंदगियां बर्बाद कर दे। इतना भरोसा भी करती हो और फिर ऐसी बातें भी करती हो। माँ, हम इस दुनिया से लड़ सकते हैं। हाँ माँ, आप तो बेकार में ही चिंता करती हो। ऐसा कहने के बाद वो तीनों विमला के घर के लिए निकल जाती हैं, जिसके बाद वो तीनों बहनें मिलकर विमला का बहुत अच्छा मेकअप करती हैं। अरे वाह बच्चियों, तुमने तो मुझे बहुत अच्छे से तैयार किया है। मेरी तो काया ही पलट गई। इस पूरे गांव में तुम जैसा मेकअप कोई भी ब्यूटी पार्लर वाली नहीं कर सकती। ये तो है चाची जी, हमारे काम में सफाई बहुत है, तभी तो ब्यूटी पार्लर ना होने पर भी लोग हमें ही बुलाते हैं। अरे मेरी पगलियों, ये सोचो, जब ब्यूटी पार्लर ना होने पर तुम्हारी इतनी कमाई होती है तो ब्यूटी पार्लर होने के बाद कितनी कमाई होगी। हाँ सही कहा चाची, लेकिन ये हम तब शुरू करेंगे जब हमारे पिताजी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उनके ठीक होने के बाद हम तीनों बहनें अपना खुद का एक ब्यूटी पार्लर खोलेंगी। तुम तीनों बहुत अच्छी और समझदार हो। भगवान तुम्हारे जैसी बेटियां हर माँ बाप को दे। विमला खुश होकर उन तीनों को 3000 रुपए देती है, जिसके बाद वो तीनों अपने पैसे लेकर रात के समय वापस घर लौटने लगती हैं। आज तो काफी देर हो गई है, हमें जल्दी ही घर पहुंचना होगा। माँ हमारा इंतजार कर रही होंगी। वो तीनों बहनें चुपचाप सुनसान सड़क से जा रही होती हैं, लेकिन तभी वहां पर एक कार आती है, जिसमें मुखिया के बेटे के साथ उसके दोस्त भी बैठे होते हैं। सभी शराब के नशे में होते हैं। अरे वाह, क्या मज़क कली है, इसे देखते ही रात सुहानी लगने लगी है। अरे ये तितलियां आखिर जा कहाँ रही हैं? चलो जरा इनका हालचाल पूछ लेते हैं। अरे तुम क्यों पंगा ले रहे हो? देख सुमित, तेरे पिता इस गांव के मुखिया हैं। अगर उन्हें इन सब के बारे में पता चल गया तो हमारी खैर नहीं। ओहो, तू कितना फट्टू है। चला, तुझे जिंदगी के मजे लेना सिखाता हूँ। वो तीनों कार से निकलकर सिया, बबीता और रेशमा के पास पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वो तीनों बहनें डर जाती हैं। कौन हो तुम तीनों और हमारे पास क्यों आई हो? अरे वाह, क्या बात है, ये वाली तितली तो बहुत फड़फड़ा रही है। ये तो मेरी तितली है। राघव अचानक से सिया का हाथ पकड़ लेता है। छोड़ो छोड़ो मुझे, मेरा हाथ क्यों पकड़ा है तुमने? अब ये हाथ ना छोड़ूंगा गोरिये। ये सब देख रेशमा वहां से मौका देखकर भाग जाती है और गांव जाकर गांव के कुछ लोगों को इसके बारे में बताती है। वहीं दूसरी तरफ सुमित अपने दोस्तों के साथ मिलकर सिया और बबीता के साथ छेड़छाड़ कर रहा होता है। कुछ ही देर में रेशमा सही समय पर आकर अपनी दोनों बहनों को बचा लेती है। गांव के सभी लोग मिलकर उन तीनों को पकड़ लेते हैं और उन्हें मारते भी हैं। अगले दिन पंचायत बैठती है। मैं जानता हूं कि मेरे बेटे और उसके दोस्तों की बहुत बड़ी गलती है और इस गलती की सजा देने के लिए मैं अपने बेटे और उसके दोस्तों की शादी इन तीनों लड़कियों से करवाना चाहता हूं। मैं ये शादी हरगिज नहीं करूंगी।
तभी शकुंतला सिया के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारती है। अब और क्या रह गया है? पूरे गांव में हमारी बदनामी तो करवा ही चुकी हो, अब इस शादी को करके अपना घर बसाओ। लेकिन माँ, बस एक और शब्द नहीं सुनना चाहती हूँ मैं। मुखिया जी, मैं इस फैसले से खुश हूँ। शकुंतला अपनी बेटियों की एक नहीं सुनती, जिसके बाद वो अपनी गरीब बेटियों की इज्जत बचाने के लिए उनकी शादी सुमित, राघव और अरुण से करवा देती है। लेकिन शादी के बाद भी वो तीनों खुश नहीं रहती, क्योंकि सुमित, राघव और अरुण उन तीनों के ऊपर बहुत अत्याचार करते हैं और पूरी रात अपनी माशूकाओं के साथ बाहर रहते हैं। एक दिन, रिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और शादी भी करना चाहता हूँ। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ और शादी करना चाहती हूँ। अनन्या, क्या तुम भी मुझसे शादी करना चाहती हो? हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। क्यों ना आज हम सभी अपनी पसंद की लड़कियों से शादी कर लें? वो तीनों ही अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने के बारे में सोच रहे होते हैं, तो वहीं वो तीनों बहनें आपस में बात कर रही होती हैं कि उनके पास उनकी विमला चाची आ जाती हैं। अरे मेरी बच्चियों, तुम तीनों यहाँ हो और मैं तुम तीनों को ही ढूंढ रही थी। क्या तुम मेरा मेकअप कर दोगी? पूरे गांव में आज कोई भी पार्लर नहीं खुला, सबकी छुट्टी है। हाँ हाँ चाची जी, वैसे भी कई समय से हम तीनों ने किसी का मेकअप नहीं किया है। ऐसा कहने के बाद वो तीनों विमला का मेकअप कर देती हैं। विमला बहुत खुश होती है और तीनों को 1,000 रुपए देकर वहां से जाने लगती है। उसे जाते हुए देख मुखिया देख लेता है। मेरी बहू होने के बाद तुमने सड़क छाप लड़कियों की तरह पैसों के लिए मेकअप किया? तुम इस घर में रहने के लायक ही नहीं हो, निकल जाओ मेरे घर से। इधर मुखिया उन तीनों बहनों को घर में से निकाल देता है। उधर सुमित, राघव और अरुण तीनों अपनी पसंद की लड़कियों से शादी करके उन्हें घर ले आते हैं। तीनों बहनें रोते रोते विमला के पास पहुंच जाती हैं और उसे सब कुछ बता देती हैं। अरे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, इसे अपना ही घर समझो। आज से तुम इस घर में भी रह सकती हो और अपना काम भी कर सकती हो। उस दिन के बाद से वो तीनों मिलकर विमला के घर से ही पार्लर का काम करना शुरू कर देती हैं और खूब पैसा कमाने लगती हैं। देखते ही देखते उन तीनों का नाम दूसरे गांव में भी फेमस हो जाता है, जिसके चलते उन्हें कई हजारों रुपयों की बुकिंग आने लगती है और अब वो अपना खुद का एक बहुत बड़ा पार्लर भी खोल लेती हैं। चाची जी, अगर आज आपने हमारा साथ ना दिया होता तो हम कभी भी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाते। आज हम इस लायक हो गए हैं कि हम अपने माता पिता का भी अच्छे से ख्याल रख सकते हैं। एक तरफ तीनों गरीब बहनों की जिंदगी संभल जाती है, तो दूसरी तरफ सुमित, राघव और अरुण की पत्नियां उन्हें लूट कर भाग जाती हैं, जिसके चलते वो सड़क पर आ जाते हैं और उन्हें उनकी गलती की सजा मिल जाती है। अब सिया, रेशमा और बबीता अपना पार्लर चलाती हैं और खुशी खुशी एक साथ रहती हैं। शेफाली सिलाई मशीन पर बैठी हुई कपड़े सिल रही थी। तभी उसकी उंगली में मशीन की सुई चुभ जाती है और दर्द भरी कर्कश से वह कराती हुई कहती है, अम्मा, मेरा हाथ, अब शाम तक ये कपड़े सिलकर कैसे दूंगी? और जब तक चाची को रोज का 50 रुपए ना मिल जाए, वह मेरे पेट पर पाबंदी लगा देती है। पिताजी तो पहले ही मुझे छोड़कर चले गए थे, तुम भी मुझे छोड़कर चली गई। चाचा चाची को मेरी जरा भी परवाह नहीं है, बस तुम्हारी सिलाई मशीन ही मेरे पास सुकड़े सफर का सहारा है। माँ, शेफाली सिलाई मशीन से अपनी बेहाली बयां ही कर रही थी कि उसका चाचा चंदीप चिल्ला पड़ता है, शेफाली, ओ शेफाली। जी चाचा जी। चाचा जी की चमची, तुझे कितनी बार कहा है ना कि सुबह सुबह अपनी सिलाई मशीन की खिटपिट मत किया कर। बेचारी तेरी चाची अकेले रसोई में लगी हुई है, कभी तेरा खुद से मन नहीं करता उनका हाथ बटा दूं? तुम्हारी चहेती लाडो रानी को अपनी मरी हुई माँ की सिलाई मशीन से फुर्सत मिले तब तो। मगर अरे अगर मगर को गोली मार। कान खोल कर सुन ले शेफाली, ये तुझे मुफ्त की रोटियां नहीं मिलेंगी, समझी? जी चाचा जी। सुन शेफाली, पकड़िए गगरी और नदी से पानी लिया। पानी को एक बूंद भी नहीं बचा। कामचोर करम जली। शेफाली झटपट से नदी पर आती है। आओ शेफाली, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अरे वाह पिया, तुम तो आज मुझसे पहले ही नदी पर पधार पड़ी। पता नहीं पर इतने कम दिनों में ही तुम मेरे लिए अजीज हो गई हो। पिया और शेफाली की दोस्ती नदी जितनी गहरी थी जिसे नापना मुमकिन ही नहीं था। जहाँ शेफाली अनाथ थी वहीं पिया बहुत ही गरीब थी
उसकी यह असमर्थता उसके फटे पुराने कपड़े और अस्त व्यस्त भेष से साफ झलकती थी। वह हमेशा नदी किनारे बैठकर घंटों बातें करती। पिया, तुमने अब तक नहीं बताया कि तुम कहाँ रहती हो। क्या आज तुम अपनी सहेली को अपने घर लेकर चलोगी? शेफाली, तुम्हारी सहेली का जीवन गरीबी के गड्ढे में धंसा हुआ है। मेरा घर अच्छा नहीं। तो क्या हुआ? इंसान की पहचान उसके आशियाने से नहीं बल्कि उसके अपनों से होती है। तुम्हारे पास परिवार है जिसका मोल मूंगों से बढ़कर है। बदनसीब तो मैं हूँ जिसका जीवन उस बंजारिन के जैसा है जिसका अपना कोई ठिकाना नहीं, आज यहाँ तो कल वहाँ। खैर, बहुत देर हो गई है, अब मैं जाती हूँ। ऐसे ही समय बीतता जा रहा था। एक दिन अम्बा शेफाली के पास आकर कहती है, अरे ओ शेफाली, 1 सप्ताह बाद मेरी बेटी का ब्याह है। ये लहंगे का कपड़ा है। अपनी तरफ से गोटे सितारे अब मोती जड़कर सुंदर सा लहंगा सिल देना। जो खर्चा बैठे लहंगा सिलने के बाद बता देना। अगर लहंगे की बनावट अच्छी हुई तो मुंह मांगी कीमत दूंगी तुझे लहंगे की। ठीक है चाची। शेफाली को लहंगा सिलने के मिले सुनहरे मौके से उसकी आंखों में खुशी की बेला छिटक पड़ती है। तभी खिड़की पर खड़ी उसकी चचेरी चिडोकली दीपिका बोलती है, तुम चाहे कितने भी बारीक बनावट कर लो शेफाली दीदी, मगर मैंने तुम्हारे अरमान को मिट्टी में ना मिलाया तो मैं अभी दीपिका नहीं। हाँ। ऐसे ही समय गुजरता है। शेफाली बिना रुके लगातार लहंगे सिलने में लगी होती है। उसकी दिन रात की मेहनत रंग लाती है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैंने इतना लाजवाब लहंगा सिला है। अब बस ब्लाउज में हुक लगाना बाकी है। उस रात शेफाली लहंगे का काम खत्म कर देती है, मगर देर रात जाग रही दीपिका लहंगे को जगह जगह से काट देती है। शेफाली बिना देखे लहंगा लेकर अम्बा के पास आती है। हाय हाय, सत्यानाश हो तेरा शेफाली, इतने महंगे लहंगे की जात मार दी। अब इसकी भरपाई तू करेगी? कल तक मुझे ऐसा ही लहंगा चाहिए वरना तेरी शामत ला दूंगी। शेफाली उस लहंगे को लेकर नदी पर भागी आती है, जिसके कुछ देर बाद पिया नदी पर आकर उससे पूछती है, क्या हुआ शेफाली, तुम रो क्यों रही हो? पिया, मेरे इतने दिनों की मेहनत जाया हो गई। दिन रात आंखें गड़ाकर मैंने ये लहंगा सिला था ना, जाने किसने काट दिया। शेफाली शांत हो जाओ, चलो आज मैं तुम्हें अपने घर घुमाने ले चलती हूँ। एकाएक पिया नदी में उतर जाती है, जिसके साथ वह एक सुंदर परी में परिवर्तित हो जाती है। तभी नदी के अंदर से सोने की सीढ़ियां बन जाती हैं और शेफाली परी के साथ अंदर चल देती है, जहां लहंगे के फाटक से होते हैं लहंगों की दुनिया में दस्तक देते हैं, जिसे देखकर शेफाली कहती है, ये कैसी नायाब नदी है जिसके अंदर जहां देखो लहंगे ही लहंगे हैं। कहीं पेड़ पर लहंगे लटके हैं और कहीं महल में बाहर लहंगे पैरों पे बने खड़े हुए हैं। शेफाली, ये जादुई लहंगा लोक है और मैं यहाँ की परी रानी हूँ, जो अक्सर नदी पर आने वालों लोगों को परखती है। केवल नेक दिल इंसान ही इस नायाब नदी के अंदर बसे लहंगों की दुनिया को देख पाने का सौभाग्य पाते हैं। आगे बढ़ो शेफाली, और जितने लहंगे चाहिए ले लो, और जब भी तुम्हें जरूरत हो इस नायाब नदी के अंदर बसे लहंगों की दुनिया का दरवाजा तुम्हारे लिए खुला रहेगा। शुक्रिया परी रानी। शेफाली खुश होकर खूब सारे लहंगे लेकर जादुई नदी से बाहर निकलती है और उन्हें बाजार में बेचने पहुंचती है। लहंगा ले लो, आ गया है बाजार में महंगे लहंगों का बम्पर धमाका। कोई भी लहंगा ले जाओ सिर्फ 500 में। शेफाली की बड़ी बुलाहट सुनकर बाजार में खड़ी लड़कियां भागती हुई लहंगों पर लपक पड़ती हैं। ये वाले ब्राइडल लहंगा कितने का है? सिर्फ 500 बहन। तुमने तो कमाल ही कर दिया, इतना महंगा लहंगा इतने कम में। मुझे तो 4 लहंगे चाहिए। देखते ही देखते शेफाली के सारे लहंगे बिक जाते हैं और बड़ी कमाई उसके हाथ लगती है। अरे वाह, लहंगे बेचकर आज तो पैसों की रेल लग गई। शेफाली अपनी चाची को बेचे गए लहंगों की आधी कमाई दे देती है, जिसके साथ उसकी लालची चाची के सुर ताल बिल्कुल बदल जाते हैं। अब वह शेफाली को घर के काम में नहीं उलझाती और एक बार फिर शेफाली नदी में जाती है। अचानक पूरी नदी एक सुनहरी रोशनी में घुलने लगती है और नदी के गोते से सोने की चमचमाती सीढ़ियां बाहर निकल आती हैं और शेफाली अंदर आकर बड़े से लहंगे के फाटक से जादुई लहंगों की दुनिया में चली आती है। शेफाली, तुम यहाँ? हाँ परी रानी, मैं यहाँ से जितने भी लहंगे लेकर गई थी वो सारे बिक गए और अब तो चाची का बेरुखा बर्ताव भी बदल गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि सब कुछ पैसा बोलता है। जितने लहंगे और चाहिए ले लो। इतना कहने के बाद शेफाली चारों ओर नजर दौड़ाती है, जहां बहुत सारे लहंगे जुगनू के जैसे महल में रोशन हो रहे थे। शेफाली जल्दी से बहुत सारे लहंगे लेकर नदी से निकलकर बाजार की ओर बढ़ने लगती है।
लहंगे ले लो, लहंगे महंगे लहंगे सिर्फ 500 के सस्ते दर पर आ गया है बाजार में लाजवाब लहंगे का बम्पर धमाका सस्ते बजट में। इस तरह एक बार फिर शेफाली के सारे लहंगे बिक जाते हैं और उसे बढ़ चढ़कर कमाई होती है। दिन गुजरते जाते हैं और शेफाली पूरे अपने लहंगों के लिए छा जाती है और बहुत ही जल्द वह लहंगों का शोरूम खोल लेती है। एक दिन जब वह लहंगे बेचकर घर लौट रही थी कि रमणीक नाम का एक इंसान उसके आगे हाथ पसारता हुआ कहता है, जरा ठहरो बेटी, मेरी मदद करो। मैंने तुझे बाजार में भी देखा था मगर अपनी बात न रख सका। इस बदनसीब बाप की मदद करो बेटी। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? कल मेरी बेटी का ब्याह है। अगर मैं उसके शादी के जोड़े का दाम नहीं जोड़ सका और बाजार में लहंगे इतने महंगे हैं, अब तुम ही बताओ मैं गरीब लाखों के महंगे लहंगे कैसे खरीद सकता हूँ, क्योंकि सारे पैसे शादी में पहले ही खर्च हो गए। मगर मेरे सारे लहंगे तो बाजार में ही बिक चुके हैं। कोई बात नहीं, आप चलिए मेरे साथ। शेफाली रमणीक को लेकर नदी में आती है और हर बार की तरह नदी से निकलती सीढ़ियों से गुजरते हुए वो लहंगों के दरवाजे से लहंगे की दुनिया में आती है, जहाँ चारों ओर कदम कदम पर सुंदर सुंदर लहंगे खड़े होते हैं। ऐसा नजारा देखकर रमणीक दंग होते हुए कहता है, ये नदी के भीतर कैसा निराला लहंगा लोग बसा है। आगे बढ़ो काका और जो भी लहंगा चाहिए हो उसे ले लो। इसके साथ ही रमणीक की नजर एक लाल रंग के गोटेदार लहंगे पर गड़ जाती है, जिसे लेकर वह दोनों नायाब नदी के बड़े जादुई लहंगों की दुनिया से निकल जाते हैं। इस तरह आगे भी शेफाली नदी में बसे जादुई लहंगे की दुनिया से लाचार लोगों की लगातार मदद करती नजर आती, जो उसकी दरियादिली को दर्शाता है। अरे राधिका, तुम्हारा खिलौना कितना सुंदर है, क्या तुम मुझे इससे खेलने दोगी? अरे तुम पागल हो गई हो क्या? तुम मेरे खिलौने को तोड़ दोगी। मैं तुम्हें अपना खिलौना नहीं दिखाऊंगी। जाओ यहाँ से, चली जाओ। पिंकी तू परेशान मत हो, हमारे माता पिता भी हमारे लिए ऐसा खिलौना लेकर आएंगे। चिंकी रोने लगती है और अपने भाई राजू से कहती है, भैया भैया, मुझे नहीं पता, मुझे भी ऐसा खिलौना चाहिए। अरे चिंकी, मेरी बहन जिद मत करो, हमारे माता पिता हमारे लिए भी खिलौना लेकर आएंगे, तुम थोड़ा सा सब्र तो करो। राजू अपनी बहन चिंकी को किसी तरह से चुप करवाता है, जिसके बाद वो दोनों अपने घर के आंगन में लगे हुए एक बहुत पुराने पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं और दूसरे बच्चों को खिलौनों के साथ खेलते हुए देखते हैं। देखा, मेरी गुड़िया कितनी प्यारी है, ऐसी गुड़िया पूरे गांव में किसी के पास नहीं है। हाँ हाँ, तुम्हारी गुड़िया प्यारी तो है, लेकिन मेरी गुड़िया के पास कितने सारे कपड़े हैं। बूम बूम बूम, मेरी गाड़ी के सामने से हट जाओ, देखो मेरी गाड़ी कितनी तेजी से आ रही है, हटो हटो हटो, नहीं तो तुम्हारी गुड़ियाओं का एक्सीडेंट हो जाएगा। बूम बूम बूम। सभी एक साथ बहुत मजे से खेल रहे होते हैं। तभी राजू कहता है, काश हमारे पास भी इतने प्यारे प्यारे खिलौने होते, लेकिन अफसोस हमारे पास इतने सुंदर और प्यारे खिलौने है ही नहीं। देखो देखो भैया, कितना सुंदर खिलौना है, मुझे भी ऐसा खिलौना चाहिए। आप मुझे ऐसा खिलौना दिलवाओगे ना भैया? तभी उन दोनों की माँ लता उनके पास आ जाती है और कहती है, अरे बच्चों, चलो चलकर खाना खा लो। चिंकी और राजू दोनों भाई बहन अपने माता पिता के पास जाकर खाना खा लेते हैं। तभी आमोद कहता है, इतने दिन हो गए हैं लेकिन मालिक पैसा का हिसाब ही नहीं देना चाहता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे घर में बहुत दिक्कत हो जाएगी जी। घर का राशन भी खत्म हो गया है, अब हम लोग क्या करें और कब तक ऐसे झेलना पड़ेगा। लता और आमोद की सारी बातें राजू सुन लेता है, जिसके बाद वो मायूस हो जाता है और सही से खाना भी नहीं खाता। कुछ ही देर बाद लता अपने दोनों बच्चों को लेकर सो जाती है। वहीं आमोद भी सो जाता है। आधी रात के समय अचानक से राजू को बाहर से एक आवाज आती है, आओ आ जाओ मेरे पास, आ जाओ मेरे पास, तुम्हारे लिए बहुत कुछ है, जरा यहाँ तो आ जाओ। आवाज केवल राजू को ही नहीं बल्कि चिंकी को भी आती है, जिसके बाद दोनों भाई बहन अपने घर के आंगन में लगे हुए पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। तभी देखते हैं कि उस पेड़ के ऊपर कई सारे खिलौने आ जाते हैं, जिसे देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं। इतने सारे खिलौने, और वो भी अपने पेड़ पर। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि एक पेड़ के ऊपर से खिलौने भी उग सकते हैं क्या। भैया भैया, मुझे वो वाली डॉल तोड़ कर दो ना,
भैया मुझे वो वाली गुड़िया बहुत प्यारी लग रही है। तभी पेड़ के अंदर से आवाज आती है, मैं कोई मामूली पेड़ नहीं हूँ, बल्कि मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मैं तुम्हें रोजाना यहाँ पर बैठे हुए देखता हूँ। तुम दोनों भाई बहन दूसरों के बच्चों को खिलौनों के साथ खेलते हुए देखकर बहुत खुश होते हो, लेकिन तुम्हारे माता पिता बहुत गरीब हैं और तुम्हें कुछ नहीं दिला पाते। इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। ये पेड़ कोई मामूली नहीं बल्कि जादुई खिलौनों का पेड़ है। तुम इन जादुई खिलौनों से जो मांगोगे तुम्हें वो मिल जाएगा। क्या सच में हम इन जादुई खिलौनों को ले सकते हैं और हम इनसे जो मांगेंगे हमें वो मिल जाएगा? हाँ, तुमने सही सुना। तुम इन जादुई खिलौनों से जो भी मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा और तुम चाहो तो मेरे इस पेड़ से अपने लिए कोई भी खिलौना तोड़ सकते हो। जादुई पेड़ की बात सुनने के बाद राजू अपने और अपनी बहन के लिए एक एक खिलौना तोड़ लेता है, जिसके बाद अचानक से राजू और चिंकी की आंखें खुलती है और वो सुबह नींद से जागते हैं। लगता है हमें रात को कोई सपना आया था। जैसे ही राजू अपनी आंखें मसलने के बाद यहाँ से वहां देखता है, उसे अपने पास वही जादुई खिलौने मिल जाते हैं। अरे वाह, यकीन ही नहीं होता, ये तो सच में जादुई खिलौना है जो हमें जादुई पेड़ ने दिया था। क्या कहा? जादुई पेड़? कुछ नहीं माँ, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था। राजू अपनी माँ को कुछ नहीं बताता, जिसके बाद राजू अपनी बहन चिंकी के साथ अपने खिलौनों से खेलने लगता है। जैसे ही उसके माता पिता मजदूरी करने के लिए बाहर निकल जाते हैं, वो अपने जादुई खिलौने से कहता है, जादुई खिलौने, हमारे माता पिता इतने गरीब हैं कि वो हमारे लिए कुछ नहीं कर पाते। तुम हमें इतना अमीर बना दो कि हम फिर दोबारा कभी गरीब ना बन सके। राजू के इतना कहते ही जादुई खिलौने के अंदर से एक रोशनी निकलती है, जिसके बाद उनकी टूटी फूटी झोपड़ी एक बहुत बड़े घर में बदल जाती है और उनका घर बहुत खूबसूरत हो जाता है। उस घर के अंदर खूब सारा सोना, पैसा और हीरे रखे होते हैं। ये सब देखकर चिंकी राजू से कहती है, भैया ये तो सच में जादुई खिलौना है। देखो जरा, इस जादुई खिलौने के चलते पलक झपकते ही सब कुछ बदल गया और हमारे चारों तरफ कितना सुंदर घर है और इतना सारा सोना, पैसे, हीरे है। हाँ मेरी बहन, आज के बाद हम कभी गरीब नहीं होंगे। हमारी सारी परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। राजू अपनी बहन चिंकी के साथ पूरे दिन आराम से खेलता है। जैसे ही शाम ढलता है और आमोद घर वापस लौटता है, वो अपना घर देखकर हैरान रह जाता है। अरे अरे ई का, हम तो कहीं और आ गए हैं जी। लगता है जो है किसी और का घर है भाई। हमारा घर तो जो है टूटी फूटी झोपड़ी की तरह थी, ये कैसे हो गया? तभी घर के अंदर से राजू और चिंकी निकलकर बाहर आते हैं। माँ, पिताजी, ये हमारा ही घर है, आप अंदर तो आइए, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। राजू की बात मानकर लता और आमोद घर के अंदर आ जाते हैं, जिसके बाद राजू जादुई पेड़ के बारे में अपने माता पिता को बताता है, जिसे सुनकर लता और आमोद को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। अब मुझको तो यकीन नहीं हो रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है जी? अब भला कोई पेड़ जादुई कैसे हो सकता है? मुझे लगता है एक बार हमें बच्चों पर यकीन करना ही चाहिए। अगर आप दोनों को हमारे ऊपर यकीन करना है तो आज की रात आप दोनों देखना, हम आपको जादुई पेड़ के ऊपर जादुई खिलौने जरूर दिखाएंगे। ऐसा कहने के बाद लता और आमोद राजू की बातों पर यकीन करने लगते हैं, जिसके बाद वो सभी आराम से खाना खाते हैं और रात होने का इंतजार करने लगते हैं। जैसे ही रात होती है, सभी लोग सो जाते हैं। आधी रात के समय राजू अपने माता पिता के कमरे में आता है और उन्हें नींद से जगाते हुए कहता है, माँ, पिताजी, उठ जाइए, आपको मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। राजू अपने माता पिता को घर के आंगन में ले आता है, जहाँ वो उस पुराने विशाल पेड़ को देखते हैं, जिसे देखते ही वो हैरान रह जाते हैं। अरे ये तो सच में एक जादुई पेड़ है, जिसके ऊपर जादुई खिलौने लगे हैं। ऐसा तो चमत्कार हमने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा है। ऐसा सच में तो बहुत अद्भुत पेड़ है जी। लता और आमोद भी उस जादुई पेड़ के ऊपर से जादुई खिलौने तोड़ लेते हैं, जिसके बाद वो उन जादुई खिलौनों को अपने घर में ले आते हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, वो दोनों उन जादुई खिलौनों को इकट्ठा करके बेचना शुरू कर देते हैं।
देखते ही देखते उनके सुंदर सुंदर जादुई खिलौने गांव के सभी लोग लेना शुरू कर देते हैं और उनका काम अच्छा खासा चलने लगता है, जिसके कुछ समय बाद वो अपने खिलौनों का एक बहुत बड़ा बिजनेस खोलते हैं और एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। अब उनकी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है